स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। स्टार्ट करें फिर हमारी मैकेनिक्स की क्लास पीएससी पार्ट फर्स्ट की, जिसमें आपका क्या चल रहा है, यूनिट नंबर 2। ठीक है, हमने यूनिट 2 का भी सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब हम किस में आ गए, दृढ़ पिंडों की गति की पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कोई रिजिड बॉडी हो वो किस प्रकार से गति करती है, उसके क्या क्या, तो सबसे पहले हमने उसके कंपोनेंट्स देखे, मतलब क्या क्या उसके मान होते हैं। जैसे कि गतियां कैसी हो जाती है, घूर्णन गति हो जाती है। तो घूर्णन गति के सापेक्ष वेग क्या हो जाता है, कोणीय वेग। संवेग आपका कोणीय संवेग हो जाता है। ठीक है, या त्वरण आपका कोणीय त्वरण हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से जैसे हमने कई अलग अलग रिलेशन भी देखे, जैसे J बराबर I ओमेगा का देखा। ठीक है ना, इसी प्रकार से हाँ बल आपका बलाघूर्ण हो जाता है। और द्रव्यमान का काम यहाँ कौन करता है, आपका जड़त्व आघूर्ण I, जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद अभी हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, जो हम जड़त्व आघूर्ण पढ़ते हैं उनके हमने जड़त्वीय गुणांक देखे थे। आई के हमारे पास क्या 9 हमें गुणांक मिले थे, अलग अलग दिशाओं के सापेक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, या एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स वाई जेड, इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं में कुल हमें 9 घटक मिले थे। ठीक है, इसके सापेक्ष हमने देख लिया था मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। हमें एक मैट्रिक्स मिली थी जिसके जितने विकर्णीय पद थे उनको हमने क्या कहा, मुख्य अक्ष कहा। और मुख्य अक्ष पर जब हम किसी कण की स्थिति की बात करेंगे तब हमने देखा था कि अन्य जो गुणांक होते हैं उनका मान क्या होता है, शून्य हो जाता है, केवल मुख्य अक्ष वाले गुणांक ही रह जाते हैं। ठीक है ना, तो कल हमने इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया और आई होप आपको सारा जो भी ये इनर्शियल कोएफिशिएंट्स है ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने कल घूर्णन त्रिज्या भी देखी थी कि किसी कण की वह दूरी देखी थी जिसके सापेक्ष क्या देखा था हमने कि जड़त्वीय गुणांक के बराबर ही हो जब उसका मान, तो हमने उसको क्या कहा था, घूर्णन त्रिज्या के बराबर कहा था। ठीक है, घूर्णन त्रिज्या हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा की। आज हम क्या देखेंगे कि सारी चीजें हमने बात कर ली कि रोटेशन मोशन हो, जब गति कैसी, घूर्णन गति हो, कोणीय गति हो, तो सब चीजों की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा कैसी हो कण की उस दौरान, जो भी कौन सी गतिज ऊर्जा, तो हम हेडिंग देंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा, यहाँ क्या कहते हैं इसे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। अभी तक हमने क्या केवल गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था अभी तक हमने। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि घूर्णन गतिज ऊर्जा किस प्रकार की हो। ठीक है, तो ये तो आपको सिंपल सी बात है, घूर्णन गतिज ऊर्जा कोई डेफिनेशन की बात नहीं है कि जब गति कैसा कर रहा हो कण, जब किसी घूर्णन गति कर रहा हो, जब कोई घूर्णन अक्ष के पारित किसी घूर्णन अक्ष के चारों तरफ कण अपने वेग ओमेगा से, ठीक है ना, क्या कर रहा हो, किसी प्रकार की घूर्णन गति कर रहा हो, तब उस कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ये बात तो क्लियर है। द्रव्यमान हम m के बराबर ही ले लेंगे, लेकिन m हाफ mv स्क्वायर होती है नॉर्मली जो हम गतिज ऊर्जा लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर रेखीय गति के लिए। यहाँ पे गति कैसी है, घूर्णन गति है, तो वेग की जगह क्या हो जाएगा, कोणीय वेग ओमेगा आएगा। ठीक है, और m की जगह क्या आ जाएगा ये हमें पता नहीं। अब हम जानते तो हैं कि m का मान, m का रोल गतिज ऊर्जा सॉरी घूर्णन गति में m का रोल कौन प्ले करता है, I प्ले करता है। कल भी हमने ये बात की थी ना कि घूर्णन गति में द्रव्यमान का रोल कौन, जड़त्व आघूर्ण ही प्ले करता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान ये हो जाना चाहिए था 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो देखते हैं यही मान होता है या नहीं होता है। क्लियर है, अभी तो मैंने ये मान देखो कितना सिंपल है, मैंने तो ये मान कहाँ से निकाला, रेखीय गति के मान से निकाला। तो जब आपको सारी वैल्यूज पता होती है आप ऐसे भी देख सकते हो कि रेखीय गति के लिए मान क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा मतलब घूर्णन गति के लिए, तो घूर्णन गति में हमें पता है वेग की जगह क्या होता है, कोणीय वेग। कोणीय वेग मतलब ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और द्रव्यमान का रोल कौन प्ले करता है, जड़त्वाघूर्ण मतलब I, और 1/2 ऐसे चीज। तो अब देखते हैं हाफ I ओमेगा ही होता है या क्या मान होता है। क्लियर है, हाँ जी। तो सबसे पहले तो हम बात करें गतिज ऊर्जा की ही बात करते हैं। किसी रेखीय गति के लिए कण की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो रेखीय गति के लिए
आइवा कण लेंगे, ठीक है, आइवे कण की। आप मतलब समझिएगा, पूरा का पूरा क्या हम किसी निकाय की बात कर रहे हैं, m द्रव्यमान का होगा, ये इसकी क्या होगी, घूर्णन अक्ष होगी, रोटेशनल एक्सिस ओमेगा के सापेक्ष, यहाँ अलग अलग कण होंगे, हम यहाँ किसी आइवे कण की बात कर रहे हैं। क्लियर है, जिसका द्रव्यमान कितना m होगा, कुल द्रव्यमान कैपिटल M हो जाएगा पूरे निकाय का। ये सब चीजें तो अंडरस्टूड सी है, इसलिए बार बार ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप खुद ही समझ जाया करो भाई, कुछ इस प्रकार का ही हम मान के ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो रेखीय गति के लिए किसी आइवे कण की गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, E बराबर क्या होता है 1/2 mv² के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ हम किसी आइवे कण के लिए बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो आपके पास समेशन लग जाएगा I बराबर 1 से n के लिए, कुल n कण होंगे किसी निकाय में, ठीक है ना, तो आपके पास मान क्या आ जाएगा 1/2 mvi², समीकरण नंबर 1 mvi², ठीक है। द्रव्यमान भी आइवे कण का द्रव्यमान भी अगर हम mi मान ले, mi भी वैसे बराबर m ही होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम सब कणों का द्रव्यमान क्या बराबर ही मान करके चलते हैं, फिर भी हम लिखने को लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर mi के रूप में भी अगर हम लेते हैं तो ये मान हमारे पास हो गया। क्लियर है। अब हम जानते हैं v के मान की बात करें, क्योंकि vi बराबर क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, वेग और कोणीय वेग, इन दोनों में रिलेशन क्या देखा था, v बराबर ओमेगा क्रॉस r होता है, ओमेगा क्रॉस r, vi आइवे कण के लिए तो ये r है, ठीक है। vi का मान क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r के बराबर होता है, तो हम ये मान यहाँ पर रख देते हैं, तो देखिए हमें E बराबर क्या मिल जाएगा, EI, आइवे कण की ऊर्जा है ना, तो ये EI होगा, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर भी दे सकते हैं हम, समेशन I बराबर 1 से n के लिए mi एज इट इज। अब vi का स्क्वायर, तो vi का ये मान है, तो एक बार हम लिख देते हैं ओमेगा I क्रॉस ri, वापस लिख दिया हमने ओमेगा I क्रॉस ri, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक, अभी हमने केवल इनका मान लिख दिया ओमेगा के रूप में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ही मान क्या आ रहा है, दो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हमारे पास ही कुछ ऐसा मान आ रहा है a क्रॉस b, बीच में दोनों के डॉट है, और वापस से a क्रॉस b, यही मान आ रहा है किसके, किन्हीं भी दो सदिश राशियों का हमारे पास गुणनफल आ रहा है। ये सारी राशियां कैसी है, सदिश है, हमें दिख रहा है कि सदिश है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस प्रकार की जब सदिश राशियों का गुणनफल किया जाता है तो उनका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है, a इंटू में एक तरह से मान लो हमने बाहर ले लिया, बाकी के तीनों क्या बच गए, b क्रॉस a क्रॉस b, ये मान होता है, ये एक प्रकार का फॉर्मूला होता है कि जब दो राशियों का आपको सदिश गुणनफल करना हो तो उसको आप इस तरीके से खोल सकते हो, पहला a हमने बाहर ले लिया डॉट प्रोडक्ट में, और अंदर बाकी के तीनों क्रॉस में रह जाएंगे और उसी सीक्वेंस में रहेंगे, उसी क्रम में, कि पहले b क्रॉस a क्रॉस b, लिख लीजिए इतना। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करके देखते हैं क्या मान आता है। EI बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, समेशन I बराबर 1 से m mi अपॉन 2, कैसे भी लिख लो, 1/2 बाहर लेके अंदर लेके कैसे भी, ठीक है। a बाहर ले लेना है, मतलब पहला हम क्या ले लें यहाँ से ओमेगा I बाहर ले लें, ब्रैकेट के अंदर b क्रॉस a क्रॉस b, मतलब क्या बचेगा हमारे पास ri क्रॉस ओमेगा I क्रॉस ri, ठीक है। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को यहाँ इस समीकरण पे हमने अप्लाई करके देखा। क्लियर है।
सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, समेशन आई बराबर 1 से n के लिए 1/2 mi। देखो हम ओमेगा बाद में लिखते हैं, पहले हम सदिश राशियों को लें अगर, तो आर आई वेक्टर क्रॉस, अब ओमेगा क्रॉस आर वी आई के बराबर, अभी पहले हमने वी आई का मान ही रखा था ओमेगा क्रॉस आर के वे में, यहाँ हम फिर वी आई के रूप में लिख सकते हैं मान, तो ये हमने लिख लिया वी आई, ठीक है, और ओमेगा हमने बाद में लिख लिया। हमने बस क्या किया, उसको एक स्टेप सॉल्व करके देख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब बात रही जैसे हमारे द्रव्यमान की m की, अब हम इस m को अगर अंदर ले लें, m को हम अंदर ले लें तो क्या मान हो जाएगा, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n 1/2 आर आई वेक्टर एज इट इज क्रॉस एम आई, वैसे भी क्या अदिश राशि है डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो एम आई इसके साथ में आ गया, इनटू आपका वी आई वेक्टर, इनटू में ओमेगा आई एज इट इज आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो एम बी किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है, और किसका, आई वे कण का संवेग आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास मान क्या बच जाएगा, बराबर समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n 1/2 आर आई क्रॉस पी आई, संवेग हो गया ये, और इनटू में ओमेगा आई एज इट इज, ये आपके पास अभी मान आ गया, ठीक है, लिख लीजिए इतना। यहाँ पे ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख लेना, ये क्या, पी आई बराबर एम आई वी आई, इसको हमने रिप्लेस किया है, ठीक है ना, यहाँ पे पी आई का मान, इसको हम क्या करें, अब आगे लिख लिया इतना, थोड़ा सा हम इसको चलिए और अरेंज कर देते हैं, और क्या अरेंज करें, पी आई है ये हमारे पास बराबर, भाई वेक्टर्स में यही होता है, उसका पद यहाँ से वहां ले जाओ, वहां से वहां ले जाओ, अपने अकॉर्डिंग उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्या करें हम 1/2 बाहर ले लेते हैं, समेशन 1/2 चाहो आप अंदर लेने की जरूरत नहीं है, आप शुरू से बाहर रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप बोलो कि मैम इस स्टेप पे आपने समेशन के अंदर क्यों लिया, यहाँ बाहर क्यों लिया, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लिखने में आ गया अंदर बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, आप कहीं रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। समेशन आपका क्या बच गया, आई बराबर 1 से n, ठीक है। हम क्या करें, ओमेगा आई फिर से ले लेते हैं हम आगे, ओमेगा आई हमने ले लिया, और इनटू में हमने क्या लिख दिया, आर आई क्रॉस पी आई, इस रूप में हमने लिख दिया। अब चूंकि हम जानते हैं ये क्या बन रहा है हमारा, आर क्रॉस पी बराबर क्या होता है, कोणीय संवेग हमने पढ़ा था जे आई के बराबर, कोणीय संवेग ही तो हमने पढ़ा था, तो यहाँ से हमारे पास मान क्या हो जाएगा, ई बराबर, ई आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 समेशन जे आई और ओमेगा आई, आई बराबर 1 से n, आई वे कण के लिए हमारे पास ये ऊर्जा का मान किसके बराबर आ रहा है, जे आई ओमेगा आई के बराबर, क्लियर है। दोनों का अगर हम समेशन ले लें, समेशन जे आई बराबर हम किसके बराबर ले लें, जे के बराबर हो जाएगा, तो यही मान हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आई को चाहो तो आप यहाँ ओमेगा आई पहले ले लो, इस रूप में लिख लेना है इसको, 1/2 ओमेगा आई, ठीक है। ओमेगा आई हमने 1/2 ओमेगा आई पहले ले लिया, और ये मान किसके बराबर हो गया हमारा, कोणीय संवेग जे आई के बराबर, क्योंकि सभी ये क्या है, आई बराबर 1 से n के लिए जे आई का समेशन, मतलब कि हर कण के लिए आई बराबर 1 से n, प्रत्येक कण का कोणीय संवेग हम जे आई के बराबर बता रहे हैं, तो कुल n कणों का कोणीय संवेग किसके बराबर हो जाएगा, एक तरीके से पूरे निकाय का कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, जे के बराबर। तो हमारे पास यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा आ जाएगी इसके सापेक्ष, तो 1/2 ओमेगा जे, 1/2 ओमेगा जे,
ठीक है, यही आपके पास क्या आ रही है, गतिज ऊर्जा का मान। जे का आप मान यहाँ पर रख सकते हो, जे बराबर हमने पढ़ा था आई ओमेगा, इसके आगे लिखना, क्योंकि जे बराबर क्या पढ़ा है हमने, आई ओमेगा, रिलेशन देखा था, जे का मान यहाँ रख दे तो हमारे पास ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब शुरुआत में जब हमने कंपेयर किया था कि रेखीय गति के लिए संवेग का गतिज ऊर्जा का मान हाफ mv स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग हमने तो डायरेक्टली यहीं से चेंज किया था कि कोणीय गति के लिए वेग भी क्या हो जाएगा, कोणीय वेग मतलब ओमेगा स्क्वायर, m का रोल I प्ले करता है और 1/2 एज इट इज, तो ये मान आना चाहिए और हम देख रहे हैं यही मान आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा, लिख लीजिए, ये आपकी है घूर्णन गतिज ऊर्जा, नोट कर लीजिए। लिख लिया, तो ये तो हमारी घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अब हम बात करें घूर्णन गतिज ऊर्जा अगर हम मुख्य अक्षों के सापेक्ष लें, कि मतलब हम मान लेते हैं कि इसमें हम अक्ष मान लिए यदि इस निकाय का, ये इसके अक्ष है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, इसको हमने मान लिया वाई अक्ष है, तो इन अक्षों के सापेक्ष भी घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। क्यों ऐसा हमने क्यों सोचा, क्योंकि देखो घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान आई के रूप में आ रहा है और हमने आई के गुणांक कल प्राप्त किए थे, तो हमें पता है मुख्य अक्ष के लिए भी आई के गुणांक अलग हमें मिले थे और उसके सापेक्ष ओमेगा के मान भी अलग मिले थे, और यहाँ गतिज ऊर्जा का मान भी आई ओमेगा के रूप में ही आ रहा है। इसका मतलब हम मुख्य अक्ष के लिए स्पेशली अगर हम गतिज ऊर्जा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ठीक है, ये हमारा क्या कंबाइंड इस पूरे निकाय के लिए आया है ये मान। ठीक है ना, पूरी निकाय के लिए हमारे पास ये घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान है, लेकिन हमने देखा मान आई और ओमेगा के रूप में आ रहा है और आई और ओमेगा के गुणांक हम पहले प्राप्त कर चुके हैं, पूरे 9 गुणांक, जिसमें से हमने 3 गुणांक किसके, मुख्य अक्ष के सापेक्ष ज्ञात किए थे। तो यहाँ अगर हम आई का मान पूरा आई ना लेकर के अगर हम आई को घटक के रूप में लें, अगर हम इस आई को कोई घटक के रूप में लें तो इसका घटक तो कुछ भी हो सकता है। आप आई एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड ले सकते हो, या फिर आप आई एक्स वाई आई जेड एक्स जेड कुछ भी मान ले सकते हो। ठीक है ना, तो उनके सापेक्ष फिर इस ई का मान किस प्रकार चेंज होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखें, मुख्य अक्षों के सापेक्ष घूर्णन गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट हेडिंग नहीं है, इसी में है, अगला पॉइंट ही है इसी का, मुख्य अक्षों के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है, मुख्य अक्ष अभी हमने कौन से लिए, इसके कोई भी एक्स वाई जेड अक्ष ले लिए, तो उसके रूप में हम ई को क्या लिख सकते हैं, ई का मान मुख्य अक्ष के रूप में हम क्या लिख लें, देखो 1/2 है एक्स वाई और जेड। मुख्य अक्ष हमें पता है कौन से होते हैं, एक्स वाई और जेड, केवल उन तीनों अक्षों के लिए ही लेना है। तो मुख्य अक्ष के सापेक्ष आई के मान आपके पास क्या आ जाएंगे, आई एक्स एक्स हो जाएगा, और इसके सापेक्ष ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है, मुख्य अक्षों के सापेक्ष, मुख्य अक्ष आपके कौन से होते हैं, 3 मुख्य अक्ष आए थे एक्स वाई और जेड, और इन तीनों के सापेक्ष आपके आई एक्स के मान क्या हो गए थे, आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड। क्लियर है, और उनके सापेक्ष ओमेगा का मान ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। तो बस उस रूप में हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ओमेगा एक्स का स्क्वायर प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक।
ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, क्योंकि जे के मान की अगर हम बात करें, जे बराबर क्या होता है आई ओमेगा। ठीक है, यहाँ हमने जे का मान लिखा है, जे बराबर क्या होता है आई ओमेगा होता है। क्लियर है। अब अगर आई का मान आप आई एक्स एक्स के लिए लो, आई एक्स एक्स लो, ठीक है, और ओमेगा का मान इसके सापेक्ष ओमेगा एक्स लो, तो जे का मान भी तो इसके सापेक्ष जे एक्स होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या आई एक्स एक्स का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आई एक्स एक्स का मान आपके पास क्या हो जाएगा, जे एक्स बटे ओमेगा एक्स, जे एक्स बटे ओमेगा एक्स के रूप में। क्लियर है। या आप चाहो तो यहाँ से ओमेगा एक्स का मान भी इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से ओमेगा एक्स का मान ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास जे एक्स बटे में आई एक्स एक्स। क्लियर है। और ये हमने किसके एक्स के लिए निकाला है। इसी प्रकार से हमारे ये मान क्या तीनों अक्षों के लिए आ जाएंगे। समझ में आ गया ना किस प्रकार से। तो हम ओमेगा का मान निकाल रहे हैं इस रूप में। हमने क्या बताया, चूंकि जे बराबर आई ओमेगा होता है, अगर आप एक्स अक्ष के लिए आई का मान आई एक्स एक्स होगा और उसके सापेक्ष ओमेगा का मान ओमेगा एक्स, तो जे का मान भी जे एक्स होगा। यहाँ से ओमेगा एक्स का मान निकाला हमने तो ये आया। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार आपके पास ओमेगा वाई का मान हम सीधे लिखते क्या आ जाएगा, जे वाई बटे में आई बाय वाई, और ओमेगा जेड का मान क्या आ जाएगा, जे जेड बटे में आई जेड जेड। ये तीनों मान भी हम इसी सेम फॉर्मूले के तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इन मानों को अगर हम रख दें यहाँ पे तो हमें क्या मान मिलेगा, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड का मान हम यहाँ रखते हैं। नोट कर लिया इतना। देखो नेक्स्ट जैसे आई एक्स एक्स का मान यहाँ मैंने रख दिया, आप लोग बाद में वापस लिखना, उसी में मिला के मत लिख लेना। ओमेगा सॉरी आई एक्स एक्स तो एज इट इज ओमेगा एक्स का स्क्वायर है। मैं ओमेगा एक्स का मान रखूँ यहाँ पे, ओमेगा एक्स का स्क्वायर क्या मान आ जाएगा मेरे पास, जे एक्स का स्क्वायर अपॉन आई एक्स एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ ओमेगा वाई स्क्वायर, ओमेगा वाई का मान है ये, इसका स्क्वायर करके लिखे तो क्या मान आ जाएगा, जे वाई का स्क्वायर अपॉन आई बाय वाई का स्क्वायर। इसी तरीके से ओमेगा जेड का मान आपके पास क्या आ जाएगा, जे जेड का स्क्वायर अपॉन आई जेड जेड का स्क्वायर। क्लियर है। ये हमने इन सबके मान रख दिए। इसके ऊपर चाहे यहाँ पे लिख लेना आप लोग इससे पहले, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई व ओमेगा जेड के मान रखने पर, मान रखने पर आप लोग पहले उतारने के चलते मत क्या करो, पहले पूरा यहाँ से देख लिया करो, नहीं तो फिर बीच में आप लोग कुछ कटोगे या कुछ लिखोगे, ठीक है ना, फालतू कॉपी खराब होती है। पहले क्लियर देख लिया करो और उसके बाद में आराम से लिख लिया करो। ठीक है, हमने ये मान रख दिया। अब यहाँ से देखो आई एक्स एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा। इसी प्रकार से आई वाई वाई से एक कट जाएगा, आई जेड जेड से एक कट जाएगा। मान क्या बचेगा हमारे पास, 1/2 जे एक्स स्क्वायर अपॉन आई एक्स एक्स प्लस जे वाई स्क्वायर अपॉन आई बाय वाई प्लस जे जेड स्क्वायर अपॉन आई जेड जेड। किसका मान हमारे पास आ गया, ये ई का मान किसके वे में आ गया हमारे पास, मुख्य अक्षों के सापेक्ष गतिज ऊर्जा, मुख्य अक्षों के सापेक्ष गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना यहाँ पे, ये क्या है, मुख्य अक्षों के सापेक्ष कुल गतिज ऊर्जा। किसके रूप में, कोणीय संवेग जे व जड़त्वीय आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया
जड़त्वीय आघूर्ण आई के रूप में। आई के रूप में, क्लियर है। और ये स्पेशली आपके पास तीन अक्ष कौन से हैं, एक्स वाई और जेड। मुख्य अक्ष जो आपके हैं एक्स वाई और जेड। लिख लीजिए। तो ये का मान हमारे पास किसके, सिर्फ इन तीनों मुख्य अक्षों के लिए मान है। सिर्फ इन तीन मुख्य अक्षों के लिए मान कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। कुल मान हमने आई ओमेगा स्क्वायर के रूप में देख ही लिया था, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास इन तीनों मुख्य अक्षों के लिए। अगर हम अन्य जो भी अक्षों, उन अक्षों के सापेक्ष, अन्य अक्ष से मतलब कोई द्रव्यमान वही अगर y x के बीच में स्थित हो, x y के बीच में किसी अक्ष पर स्थित हो, y z के बीच में किसी अक्ष पर स्थित हो, तो उन पर गतिज ऊर्जा का कुल मान क्या हो जाएगा वो देखते हैं। ये तो हमारे किसके लिए हो गए, मुख्य अक्षों के सापेक्ष हो गए। देखो, अन्य अक्षों के सापेक्ष कुल गतिज ऊर्जा, अन्य अक्षों के सापेक्ष कुल गतिज ऊर्जा की हम बात करें, ठीक है। तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, E बराबर देखेंगे 1/2, कुल मान की बात करें हम आई ओमेगा स्क्वायर से। E बराबर हमने क्या देखा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। मुख्य अक्षों के लिए भी हमने इसी के सापेक्ष निकाला था, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई बाय वाई ओमेगा स्क्वायर। अब कुल की हम बात करें तो क्या मान आ जाएगा, देखो आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई बाय वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। ये तो तीनों मुख्य अक्षों की बात हो गई। अब बीच वाले अक्षों की बात करें तो 2 आई एक्स वाई ओमेगा एक्स ओमेगा वाई। 2 क्यों आया समझ गए आप, क्यों, आपके पास आई एक्स वाई बराबर होगा आई वाई एक्स के, ठीक है ना। तो दोनों के लिए ओमेगा एक्स ओमेगा वाई आएगा, सेम मान आ जाएगा, इसलिए हमने एक साथ दो लिख दिया, ठीक है। प्लस ऐसे ही 2 हमारे पास किसके लिए आ जाएंगे, आई वाई जेड ओमेगा वाई ओमेगा जेड और प्लस 2 आई जेड एक्स ओमेगा एक्स ओमेगा जेड ओमेगा एक्स। यह आपके पास किसी अन्य अक्ष के सापेक्ष कुल गतिज ऊर्जा का मान आया है, ठीक है। समझ में आ गया, 2 क्यों लिखा समझ में आ गया। अरे भैया आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या अलग अलग हम इस प्रकार से लिख सकते थे। अब एक बार तो हम लिखते ये आई एक्स वाई तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई लिखते, दूसरी बार हम लिखते प्लस आई वाई एक्स तो भी ओमेगा वाई ओमेगा एक्स, और हम जानते हैं ये दोनों बराबर होते तो कुल मान तो बराबर ही हो गया ना हमारे पास, तो 2 ही तो आ जाएगा। तो इसलिए हमने डायरेक्टली 2 आई एक्स वाई 2 वाई जेड और 2 जेड एक्स के रूप में लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं हमारे पास जो कुल मान आ रहे हैं ई बराबर किस रूप में आ रहा है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। कुल मान हमारे पास किस रूप में आ रहा है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और या फिर आप ओमेगा का मान, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर कब आया, जब हमने जे का मान रखा, तो ई बराबर आप इसको 1/2 ओमेगा डॉट जे के रूप में भी लिख सकते हो। क्लियर है, जे का मान ही तो हमने रखा था आई ओमेगा, तभी तो ये मान आया ना, तो हम इसको 1/2 ओमेगा डॉट जे के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी कुल गतिज ऊर्जा का मान आ गया, लिख लीजिए। यहाँ पे और लिख लेना, यहाँ
ओमेगा का मान भी तीनों रूप में हो जाएगा, मतलब वेक्टर ओमेगा का मान क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के के। इसी प्रकार कोणीय संवेग जे का मान भी आपके पास क्या हो जाएगा, जे एक्स आई के प्लस जे वाई जे के प्लस जे जेड के। ये कुल आपकी गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा अन्य अक्षों के सापेक्ष। लिख लिया। चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ये आपकी घूर्णन गतिज ऊर्जा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग पर। इससे पहले एक क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, ये आया हुआ है आपके क्वेश्चन, इससे देख लीजिए थोड़ा कि कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपके आ रखा हो अगर एग्जाम में। तो कल जैसे हमने क्या पढ़ा था, एक तो हमने कोणीय त्रिज्या के बारे में हमने जैसे पढ़ा था, तो त्रिज्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, अभी हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपके 3 बार आया हुआ है, मैं वही सॉरी थोड़ा टाइम लग गया, मैं वही क्वेश्चन ही ढूंढ रही थी एक्चुअली, कहाँ मिस हो गया। ये क्वेश्चन आपके 2010 में भी आया था, 13 में भी आया था, 14 में भी आया था, न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। 3-4 बार और भी शायद एक आध साल में आ रखा है, 3-4 बार रिपीट हो रखा है। क्वेश्चन लिखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या
यदि पृथ्वी की त्रिज्या अपने प्रारंभिक त्रिज्या की या पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर अपने प्रारंभिक त्रिज्या की कितनी हो जाए, पहले के कंपेयर में आधी रह जाए, तो दिन की अवधि कितनी हो जाएगी, दिन की अवधि कितनी रह जाएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिमाग लगाना है कि भाई देखो त्रिज्या की बात हो रही है, आप जानते हो पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, रेडियस होता है लगभग 6400 किलोमीटर के लगभग होता है, ठीक है ना। अब त्रिज्या से मतलब क्या है, ये कहा है कि अगर त्रिज्या सिकुड़कर अपने प्रारंभिक त्रिज्या की आधी हो जाए, मतलब जस्ट 3200 के लगभग आ जाए। त्रिज्या आधी हो जाने का मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी की एक तरीके से ये जो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसमें भी कमी आएगी, जैसे ही त्रिज्या कम हो जाएगी गोले के क्षेत्रफल में, ठीक है ना। अब जैसे इसमें कमी आएगी तो इन्होंने हमसे पूछा है कि दिन की अवधि कितनी रह जाएगी, रात की नहीं, केवल दिन की अवधि। दिन की अवधि से इनका मतलब क्या है कि अभी जैसा हमें पता है कि पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पता होता है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या चक्कर लगाती है, तो तभी तो हम दिन और रातें होती है ना। हम बताते हैं कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहता है उसमें दिन हो जाता है, जो भाग पीछे की तरफ रहता है उसमें रात हो जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। अब जब ये गोला ही छोटा हो जाएगा तो इस पर दिन रात के प्रभाव पे भी तो फर्क पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट करो और इसके साथ में आप अभी एक पेज छोड़ दो। क्यों छोड़ोगे, क्योंकि इसको सॉल्व आप लोग खुद करोगे इस क्वेश्चन के साथ में, इसीलिए बीच में आप लोग सोचोगे मैम कहाँ सॉल्व करें, इसलिए आप मैं अभी बता रही हूँ इसके साथ में एक पेज छोड़ दो। उसको आप लोग चाहे रफ में करके देखना, चाहे कोई बिल्कुल श्योर हो तो फेयर में करके देखना, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना करके इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग कितना आता है, ठीक है ना। 2-3 बार आया हुआ है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट भी है। और इसमें ये हिंट और मैं दे दूं कि इसमें आपके जो भी फॉर्मूले कोई लगेंगे ना, वो फॉर्मूले मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको अभी तक करवाई नहीं गई हो वैसा हो कुछ, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चन करोगे और करके उसके बाद में इसका आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। इसके साथ में इससे आप लोग एक पेज छोड़ देंगे और अभी आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नोट कर लो और उसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग डालो। नोट कर लिया, देखना हो तो करना आराम से, नहीं हो तो कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। पूरा दिमाग लगाना, हो सकता है जहां तक ये हो सकता है, या तो अगर इसमें आपकी कोई किसी चीज के जड़त्वा गुण का फॉर्मूला यूज में आ रहा होगा, अगर वो फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक नहीं करवा रखा है, जड़त्वा गुण अभी हमने नहीं निकाले हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे नहीं भी हो, इसलिए अभी क्वेश्चन तो नोट कर लो क्योंकि लिखवा दिया है तो कोशिश करना, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, एक पेज अभी छोड़ देना इसके साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए चक्रण करते हुए लट्टू की पुरस्सरण गति, चक्रण करते हुए लट्टू की पुरस्सरण गति, चक्रण करते हुए लट्टू की पुरस्सरण गति,
ठीक है, पुरस्सरण गति को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रिसीजनल मोशन, प्रिसीजनल मोशन। प्रिसीजनल मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप। लट्टू को क्या कहा जाता है? स्पिनिंग टॉप। ठीक है, लट्टू आप लोग जानते ही होंगे, छोटे होते तो हम लोग खूब उससे खेलते हैं लट्टू से, ठीक है ना, उसको हम घुमाते हैं। ठीक है, अब लट्टू का आप लोग थोड़ी उसकी शेप ध्यान करो। तो लट्टू क्या होता है, हमें सबसे पहले तो देखना है कि लट्टू और उसकी पुरस्सरण गति से यहाँ मतलब क्या है। मुझे नहीं पता आप लोगों को पहले से पुरस्सरण गति का मतलब पता है या नहीं पता है। ठीक है, पता है तो भी कोई बात नहीं, नहीं पता है तो भी यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे हम बात करें तो लट्टू का, अभी आप लोगों को कुछ भी नोट नहीं करना, नोट हम करेंगे बाद में, क्लियर है। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग का है डायग्राम और कॉन्सेप्ट वो समझना जरूरी है। अगर आप वो मिस कर दोगे तो उसके बाद शायद आपको आगे समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक, इसलिए। ठीक है ना, तो पहले यहाँ ध्यान दो। देखो लट्टू, हम आप लोगों को ध्यान हो तो कुछ इस टाइप का होता है, ऊपर तो कुछ, मुझे भी एग्जैक्ट जरूरी नहीं है बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बना दो, बट ठीक है, सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। ठीक है ना, और कुछ यहाँ से इस प्रकार होता था, ये लाइंस यहाँ पे पतली पतली पूरे में इसमें बनी होती थी। ठीक है ना, इस प्रकार से पूरे में लाइंस बनी होती थी, लास्ट में जाकर के बिल्कुल इस प्रकार से छोटा होता था। और एक इसका नीचे क्या होता था, एक इसका ये कील होती थी या इसका नीडल होती थी नीचे की तरफ। कुछ इस टाइप का ही होता था लड्डू, सॉरी लड्डू नहीं, लट्टू। ठीक है ना, हाँ। तो देखो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुरस्सरण गति क्या। तो जैसे जब हम लोग क्या करते हैं, लट्टू को ऊपर से पकड़ के और हम घुमाते थे, ठीक है ना, कई बार तो हम हाथ हाथ पे उसको घुमा करके और तुरंत की तुरंत फर्श पे रख देते हैं, या फिर फर्श पर रख करके भी हम उसको घुमाते हैं। तो घुमाने में हम ये देखते थे कि लट्टू क्या होता है कि लगभग मान लो ये इसकी कोई घूर्णन अक्ष है, रोटेशनल एक्सिस है इसकी, ये बीचों बीच में से, ठीक है ना, ये कोई घूर्णन अक्ष के जिसके सापेक्ष घूर्णन गति करता है कोणीय वेग ओमेगा से। ठीक है, तो हम क्या देखते थे कि लट्टू अपने चारों तरफ स्पिन मोशन तो करता है, मतलब इस प्रकार से तो घूमता था ही, प्लस साथ के साथ क्या करता था, इसी कील पर, ये कील बीच में होती थी, लेकिन लट्टू आपका पूरा यहाँ से यहाँ चारों तरफ गति कर जाता था। ध्यान है कि जैसे कोई एक अगर बिंदु सेंटर ऑफ मास ले ले, तो लट्टू की गति कुछ कैसी होती थी कि जैसे कि मान लो ये इसकी क्या है, बीच की रोटेशनल एक्सिस है लट्टू की, ठीक है ना, तो इसकी जो निडल है ये यहीं पे रहती थी। ठीक है, ये नीचे की जो पॉइंट है ये यहाँ फिक्स रहता था, जमीन पे रखने पर भी ये क्या करता था, खुद तो ऐसे स्पिन मोशन कर ही रहा है, मतलब खुद तो ऐसे ऐसे बहुत फास्ट घूमता था ही, और ऐसे घूमते घूमते ये इस कील के चारों तरफ भी इस प्रकार से घूम जाता था। ठीक है ना, 3D में भी हमारे पास है नहीं अदरवाइज, मतलब ये स्पिन मोशन तो करता है ही, और साथ के साथ ये पॉइंट दूर नहीं जाता था, पॉइंट इसका यही रहता था, लेकिन इसी के चारों तरफ ये बिल्कुल इस प्रकार से, बिल्कुल जैसे ये कोई फर्श पे मैं इसको घुमा रही हूँ, इस जगह पे मैंने लट्टू को घुमा के रख दिया, तो ये क्या होता था, बिल्कुल इस प्रकार से स्पिन मोशन भी करता था, और साथ के साथ अपने निडल यहीं रख करके इस प्रकार से चारों तरफ भी गति कर जाता था, करता जाता है गति, और बहुत फास्टली मूव करता है चारों तरफ, इस प्रकार की गति भी ये करता है, और प्लस साथ के साथ अपनी ही अक्ष के सापेक्ष तो ये घूमता रहता है ही कंटिन्यूअसली। ठीक है ना, तो दोनों टाइप की गति क्या करता था, ये लट्टू की गति दोनों प्रकार की ही गति होती थी। ठीक है, तो हम जब ये बात करें कि ये अपनी अपनी अक्ष के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, ये अपनी अक्ष के चारों तरफ तो घूमता है, ये साथ के साथ इसका ये मिडल पॉइंट जहां से किलकित होता था, जहां से फिक्स होता था, इसके अक्ष के चारों तरफ भी घूम जाता था ये इस प्रकार से। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो गति होती है, जहाँ पे क्या होता है कि खुद भी अपनी लट्टू का खुद का अक्ष जो है वो जहां से किलकित है, इस अक्ष के सापेक्ष भी एक तरह से ये घूमता था, ये कील की जो अक्ष है इसके सापेक्ष भी घूमता था, और प्लस साथ में खुद के अक्ष के चारों तरफ भी घूमता रहता था। भाई खुद की अक्ष मतलब मान लो ये लट्टू की अक्ष जैसे ओमेगा, इसके चारों तरफ तो बहुत फास्टली मूव करता है, ये बहुत बहुत फास्ट, इस प्रकार से तो स्पिन मोशन जिसको हम कहते हैं वो तो करता था ही, प्रचक्रण गति। ठीक है, और साथ के साथ ये कील जिस बिंदु पे था, मैं ये मानो ये बीचों बीच में ये है इस कील का रोटेशनल एक्सिस, देखेंगे यहाँ मान लो बीच में लट्टू का कील होगा, तो ये इसका रोटेशनल एक्सिस होगा इस प्रकार से, क्लियर है, और लट्टू जो है वो इस प्रकार से है,
लट्टू को हम जैसे यहाँ रख करके घुमाते थे, घूमते ही लट्टू क्या थोड़ा सा झुक करके खुद तो चारों तरफ गति करता था ही, और प्लस साथ के साथ ये जो हमारा इसका नीचे की पॉइंट चेंज नहीं होती थी, लेकिन इस प्रकार से ये इस अक्ष के चारों तरफ भी गति कर जाता था। ये केवल हम अक्ष बता रहे हैं, तो खुद की अक्ष के चारों तरफ भी गति कर रहा है प्लस इस अक्ष के चारों तरफ भी गति कर रहा है। इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? पुरस्सरण गति या प्रिसिशनल मोशन कहा जाता है। क्लियर हुआ कि चक्रण करता हुआ लट्टू न केवल अपने सममिति अक्ष के चारों तरफ घूर्णन करता है, बल्कि लट्टू का स्वयं अक्ष जो है जहां से लट्टू किलकित है उसके चारों तरफ भी गति करता है। तो ये जो दोनों गतियां हो जाती है, इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? पुरस्सरण गति कहा जाता है। पुरस्सरण गति कहा जाता है। समझ में आया? पुरस्सरण गति किस प्रकार की, इसलिए लट्टू की गति हमने स्पेशल एग्जांपल यहाँ लट्टू का ही लिया है, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है और भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका लेकिन सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो लट्टू की गति ही होती है, जो नॉर्मल हम डेली लाइफ में आप सबने देख रखा होगा, इसलिए आप इजीली समझ सकते हो एटलीस्ट इस चीज को। तो ठीक है ना कि पुरस्सरण गति क्या होती है, समझ में आया? ठीक है, पुरस्सरण गति की बात करें। ठीक है, अब हम बात करें किसी अक्ष के सापेक्ष अगर हम देखें इसकी गति, देखो जैसे हम मान लो किसी भी अक्ष के सापेक्ष हमने मान लो ये तीन अक्ष को ही ले लिए, ठीक है, ये हमने z अक्ष ले लिया, ये y अक्ष और ये x अक्ष, तीनों अक्ष हमने इस प्रकार से एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले लिए, किसी भी रूप में ले सकते हैं, हमने तीनों के परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। और कोई लट्टू जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो लट्टू क्या होता है हमने बताया अभी जैसे मैंने कि ये अगर जैसे रोटेशनल एक्सिस है तो इसके चारों तरफ गति करता है, अपने आप करते ही हल्का सा झुक करके और इस प्रकार गति करता है, ठीक है ना। मतलब आप इसको कंपेयर करो, ये अक्ष इसका मतलब जो लट्टू की कील का अक्ष किधर तरफ होगा, हम इसको z डायरेक्शन में माने, ये z डायरेक्शन में, और लट्टू कुछ इस दिशा में होगा, लट्टू इस प्रकार से मतलब इस दिशा में फिक्स नहीं रहेगा, गति करता हुआ चारों तरफ जाएगा, ठीक है। हमको एक पोजीशन मानते हैं इस दिशा में, तो हम ये मान ले कि लट्टू हमारे यहाँ पर स्थित है, इस प्रकार से। ये हमने क्या मान लिया, ये बिल्कुल लास्ट टिप तक इसका ये पॉइंट जो है जहाँ से किलकित होता है ये इस बिंदु पर स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से हमने लट्टू ले लिया हमारा, ठीक है। अब लट्टू खुद स्पिन मोशन करता है अपनी अक्ष के पारित, अपने घूर्णन अक्ष के पारित, जिस तरीके से बहुत फास्टली मूव करता है, ठीक है ना, गति करता है घूर्णन, तो ये इसकी जो घूर्णन अक्ष होगी वो हमने कुछ ले ली इस प्रकार से, इसके चारों तरफ ये किससे ओमेगा वेग से गति करता है। ये हमने किसकी, लट्टू की घूर्णन अक्ष ले ली। क्लियर है यहाँ तक पे, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस घूर्णन अक्ष से हम मान लेते हैं कि ये कुल कोण कितने थीटा कोण पर स्थित है। डायग्राम पहले एक एक चीज समझो, नहीं तो बाद में सारी चीजें आपके कंफ्यूजन में हो जाएगा, बना लेना बाद में, पहले समझ जाओ, ठीक है ना। हमने क्या मान लिया, यहाँ पे थीटा कोण पर स्थित है और ये लट्टू का हमारा क्या हो गया, घूर्णन अक्ष हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो घूर्णन करता हुआ पिंड है, और ये जो पिंड ये खुद की अक्ष के चारों तरफ घूमेगा और प्लस साथ में किसी अन्य अक्ष के चारों तरफ भी जो गति करता है, ये गति क्या कहलाती है, इसकी पुरस्सरण गति कहलाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम बात करें कि ये जो लट्टू है, इस पूरे द्रव्यमान का कोई द्रव्यमान केंद्र हमने यहाँ पे मान लिया C, ये C हमने क्या मान लिया, इसका द्रव्यमान केंद्र। तो इस द्रव्यमान केंद्र के कारण जो बल लगेगा, बल की दिशा कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ। बल कौन सा लगेगा, mg। देखो हम यहाँ बात करें इस लट्टू पर, तो इस लट्टू पर आपके एक्चुअली में क्या लगेंगे, दो प्रकार के बल लगेंगे। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, पहले नॉर्मली समझो, ठीक है। इस लट्टू पर आपके दो प्रकार के बल लगेंगे। पहला बल तो आपका क्या लगेगा, पूरा द्रव्यमान है m, और क्योंकि इस प्रकार से करेगा तो उस पर कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, तो उसके कारण बल आपका mg लगेगा और डायरेक्शन कहाँ, नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा कि ये कील के कारण जो यहाँ पे जो क्रिया हो रही है, कील के चारों तरफ, कील तो अपनी जगह पर है, यहाँ चेंज नहीं हो रहा, और ये चारों तरफ इस प्रकार घूमता है, तो इस क्रिया के कारण लट्टू जो घूमता है इसके कारण कुछ प्रतिक्रिया भी होती है, तो यहाँ एक प्रतिक्रिया बल भी लगता है R। R क्या होता है आपका, प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स जिसको हम कहते हैं, इससे R से प्रदर्शित कर रहे हैं, रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल लगता है।
तो ये प्रतिक्रिया बल क्या करेगा, इस कील के द्वारा लगाता है। लट्टू के क्रिया के कारण कील के द्वारा प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है इसी दिशा में, आर दिशा में। इसकी दिशा ये हो जाती है, आर दिशा में ही हमारा प्रतिक्रिया बल लगता है। आर क्लियर है। अब देखो, जैसे मान लो हम क्या बात कर रहे हैं, किसी पिंड को हमें घुमाना है। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई पिंड है, ठीक है, हमें क्या इसको घुमाना है। अब ये घूमेगा, ऑब्वियसली सी बात है, किस कंडीशन में घूमेगा, जब आप बल इधर लगाओगे, इधर बल लगाओगे, अगर आप एक जैसे चाहे प्रेस करोगे तभी तो वो चारों तरफ घूम पाएगा। समझ रहे हो, हमें क्या करना है, इसको चारों तरफ इस तरीके से चारों तरफ घुमाना है। तो आप किसी एक बिंदु पर बल लगाओगे तभी तो वो बला घूर्णन के कारण चारों तरफ घूम पाएगा, बला घूर्ण लेगा, ठीक है। अगर आप मान लो इसी दिशा में बल लगा दोगे तो वो घूर्णन गति कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। भाई सिंपल सी बात है, जैसे मुझे इसको घुमाना है, चारों तरफ घुमाना है, तो मैं इसको इस जगह से मैं बल लगाऊं तब तो मैं इसको ये चारों तरफ घुमा सकती हूँ, ठीक है ना, इस प्रकार से घुमा लिया, या फिर जैसे हमने इस प्रकार से गति कर ली, घुमा सकती हूँ। अब मुझे इसको घुमाना है और मैं यहीं से बल लगाऊं, अब मैं इसको कैसे घुमाऊं, इसके सापेक्ष अगर बल लगेगा तो नहीं घूमेगा ना। आप नॉर्मली समझ करके देखो, हमें जैसे इस बोर्ड को घुमाना है तो हम क्या करेंगे, किसी एक बिंदु से पकड़ के, या जैसे हम कोई कभी रस्सी में पत्थर बांध करके जैसे घुमाते हैं छोटे बच्चे, है ना, तो उसको क्या करते हैं, वो रस्सी को एक जगह से पकड़ लेते हैं और फिर इस तरीके से वो गति कर पाते हैं, तब वो घूमता है। तो उन्होंने एक पॉइंट से पकड़ा होता है। हमने बलाघूर्ण की डेफिनेशन भी यही देखी थी कि क्या होता है, जैसे दरवाजा होता है, दरवाजे की हम केवल कुंडी पर बल लगाते हैं, तो जिसके कारण वो पूरा का पूरा पिंड क्या होता है, अपनी घूर्णन अक्ष के चारों तरफ घूमता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार एक बिंदु से, अब जैसे मान लो पूरी की पूरी रस्सी को ही अगर हमने पकड़ लिया तो वो घूमेगा कहाँ से, तो इस दिशा में जो बल लगाएंगे उस बल के कारण तो नहीं घूम पाएगा, जबकि हाँ एक बिंदु के कारण जो बल लगेगा इस बल के कारण इसकी घूर्णन गति होगी, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे क्या होगा, ये जो बल लगेगा mg नीचे की तरफ, इस mg के कारण इसकी गति होगी। r तो क्या हो रहा है, r इसकी घूर्णन अक्ष की दिशा में ही लग रहा है, इस कारण r का इस पर प्रभाव क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो r के कारण कोई बल नहीं लगेगा, बल केवल किसकी, mg के कारण लगेगा। समझ में आया। और mg के कारण इस पर क्या एक बलाघूर्ण कार्य करेगा, जैसे हमने बताया ना कि जब पूरे पिंड के हम एक बिंदु पर बल लगाएंगे तो वहां एक बलाघूर्ण, क्योंकि वो चारों तरफ रोटेट करेगा तो एक बलाघूर्ण, तो ये बलाघूर्ण किधर कार्य करेगा, इसके बिल्कुल लंबवत दिशा में, तो बलाघूर्ण। समझ में आया। यहाँ पे इस कारण से क्या कार्य करेगा, एक कोई बलाघूर्ण टॉ कार्य करेगा। ये आपका मूल बिंदु हो गया। समझ में आ गई आपको इतनी चीजें, ठीक है, कि हमने किस प्रकार से। अब यहाँ पे दूसरी चीज, बल की दो प्रकार के बल लगेंगे, कौन सा बल इस पर अप्लाई होगा, समझ में आ गया। दो बल हमने लगाए, कौन सा, एक तो हमने mg जो गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की तरफ, दूसरा हमने एक प्रतिक्रिया बल r लगाया है, लेकिन वो नगण्य क्यों होगा, क्योंकि वो इस पिंड की घूर्णन अक्ष की दिशा में ही लग रहा है, इस कारण वो इसको घुमाने में कोई योगदान नहीं देगा अपना, उसका प्रभाव हो जाएगा नगण्य। घूमेगा किसकी वजह से, इस mg के कारण। तो mg इसके केवल एक केंद्र पर लगेगा, द्रव्यमान केंद्र पर। ये c क्या है, हमारा द्रव्यमान केंद्र है, ठीक है ना। अब ये डायग्राम, इसके एक एक पॉइंट समझ लेना, मैं जो बता रही हूँ ये एक एक पॉइंट हम कोई थ्योरी में नहीं लिखेंगे, इसलिए अच्छे से समझने के लिए कह रही हूँ, अच्छे से समझना है। यहाँ पे सी हमारा द्रव्यमान केंद्र है, इस द्रव्यमान केंद्र के कारण जो बल लग रहा है गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ होगी इसकी दिशा, और इसके कारण ही ये पिंड क्या करेगा, घूमेगा। क्यों, एक दिशा में हम बल लगाएंगे तो ये आराम से घूर्णन गति करेगा, ठीक है, घूर्णन गति करेगा। क्यों, क्योंकि इस पर एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, तो बलाघूर्ण इसके बिल्कुल लंबवत दिशा में, टॉ की दिशा में होगा। क्लियर है। दूसरी चीज कि यहाँ पर इसकी जो लट्टू है इसकी स्थिति की बात अगर हम करें, इसके पोजीशन वेक्टर की स्थिति सदिश की बात करें मूल बिंदु के सापेक्ष, तो ये r भी आपका इस दिशा में हो जाएगा, r का मान मूल बिंदु के सापेक्ष इस दिशा में ही तो होगा, रोटेशनल एक्सिस की दिशा में, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर एक अब द्रव्यमान है आपका, कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा इसका, जब भी हमने m सेंटर ऑफ मास इसका हमने ले रखा है m, तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और गति किस वेग से कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है, इस कारण यहाँ पे m इंटू ओमेगा, तो कुछ न कुछ संवेग कार्य करेगा। कौन सा संवेग लगेगा, j कोणीय संवेग लगेगा। क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान के साथ में गति कैसी हो रही है, घूर्णन गति हो रही है, किस वेग के साथ, ओमेगा वेग के साथ, इसीलिए संवेग किसके बराबर होगा, कोणीय संवेग के बराबर। तो यहाँ पे आपका कोणीय संवेग लगेगा j बराबर i ओमेगा। समझ में आ गया, j बराबर i ओमेगा।
के कारण जड़त्व गुण और ओमेगा वेग से गतिशील है। दूसरा, कोई ना कोई द्रव्यमान है और किसी वेग से गतिशील है, तो ऑब्वियसली सी बात है संवेग तो उस पर अप्लाई होगा ही। संवेग क्या है यहाँ पे? कोणीय संवेग लगेगा आपका। क्लियर है? इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले तो आप लोग ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बनाओ और उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लो। बना लिया डायग्राम? समझ में तो आ गया ना? डायग्राम में इजी सा है, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कौन सा मान किस जगह कार्य कर रहा है, केवल हमने वही बता रखा है। आप लोग बस अभी नहीं भी देखा हो तो भी वीडियो को फिर से रिपीट करके जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है एक एक चीज का वो अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ठीक है ना? ठीक है, तो इसमें लिखो। अब आप लोग डायग्राम बना लिया तो इसमें लिखो सबसे पहले तो इसको आप डायग्राम नंबर 1 नाम दे देना अभी, ठीक है ना? इसको आप डायग्राम 1, फिगर 1 लिखो सबसे पहले तो। किसी घूर्णन करते हुए पिंड का, किसी घूर्णन करते हुए पिंड का किसी अन्य नियत अक्ष के सापेक्ष, किसी अन्य नियत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन पुरस्सरण कहलाता है, पुरस्सरण कहलाता है। किसी घूर्णन करते हुए पिंड का किसी अन्य नियत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन पुरस्सरण कहलाता है। ठीक है, घूर्णन करता हुआ अक्ष आपका ये ओमेगा है, ये घूर्णन करता हुआ अक्ष है, और नियत अक्ष आपका जेड, ये जेड ही रहेगा। अब ये ओमेगा घूमता हुआ खुद के अक्ष पे तो घूम ही रहा है, प्लस इस जेड के भी चारों तरफ क्या करेगा आपका, इस तरीके से गति करता रहेगा जेड के चारों तरफ। जेड अपनी जगह पे फिक्स ही रहेगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो निडल है ये अपनी जगह फिक्स रहती है, ठीक है ना? तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? पुरस्सरण गति कहलाती है। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा आप लिखो कि यहाँ पर m द्रव्यमान का एक लट्टू, यहाँ m द्रव्यमान के लट्टू की पुरस्सरण गति देख सकते हैं। m द्रव्यमान के लट्टू की पुरस्सरण गति देख सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना फिगर 1 में, डायग्राम 1 में। डायग्राम 1 में ठीक है, लिखो आगे कि यहाँ लट्टू अपनी घूर्णन अक्ष, ये इसकी क्या है? घूर्णन अक्ष। यहाँ लट्टू अपनी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, घूर्णन अक्ष के चारों तरफ लिखना, घूर्णन अक्ष के चारों तरफ कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करता है। कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करता है। माना लट्टू का द्रव्यमान, माना लट्टू का संपूर्ण द्रव्यमान किसी बिंदु C पर केंद्रित है, किसी बिंदु C पर केंद्रित है, जिसे द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है, जिसे द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। फुल स्टॉप। लिखो लट्टू की पुरस्सरण गति का, लट्टू की पुरस्सरण
पुरस्सरण गति का कारण, पुरस्सरण गति का कारण इस पर इसके भार के कारण उत्पन्न बलाघूर्ण है। इस पर इसके भार के कारण उत्पन्न बलाघूर्ण है, उत्पन्न बलाघूर्ण है। फुल स्टॉप। लट्टू पर दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं। लट्टू पर दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं। कौन से? पहला तो लिख लेना गुरुत्वीय बल mg, डायरेक्शन लिख लेना इसकी नीचे की ओर। ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका? प्रतिक्रिया बल। क्यों लगता है प्रतिक्रिया बल? समझ में आ गया ना? लट्टू की क्रिया के कारण ये जो किल की पॉइंट होता है ये अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो प्रतिक्रिया बल R, डायरेक्शन इसका घूर्णन अक्ष की दिशा में। घूर्णन अक्ष की दिशा में बल लिख लिए दोनों? लिखो। यहाँ पर प्रतिक्रिया बल, यहाँ प्रतिक्रिया बल R, यहाँ प्रतिक्रिया बल R घूर्णन अक्ष की दिशा में होने के कारण, घूर्णन अक्ष की दिशा में होने के कारण लट्टू के घूर्णन में उसका योगदान शून्य होता है। लट्टू के घूर्णन में उसका योगदान शून्य होता है। अतः लट्टू का घूर्णन, लट्टू का लिखना, लट्टू का अपने घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन, लट्टू का अपने घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन केवल गुरुत्वीय बल mg के कारण होता है। केवल गुरुत्वीय बल mg के कारण होता है। mg के कारण होता है। तथा पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर, तथा पिंड यहाँ पे कौन है? लट्टू। ठीक है ना? पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाले इस गुरुत्वीय बल के कारण, लगने वाले इस गुरुत्वीय बल के कारण एक बलाघूर्ण टॉ उत्पन्न होता है। एक बलाघूर्ण टॉ उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। फुल स्टॉप। लिखना, लट्टू का मूल बिंदु के सापेक्ष, लट्टू का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर r है। स्थिति सदिश वेक्टर r है। अतः यह बलाघूर्ण टॉ, यह बलाघूर्ण टॉ mg तथा r की लंबवत दिशा में होगा। mg तथा r की लंबवत दिशा में होगा। लंबवत दिशा में होगा। समझ में आ गया ना? यहाँ पे लंबवत, दोनों के लंबवत r इस डायरेक्शन में है, mg भी नीचे की तरफ, मतलब y अक्ष की तरफ मानो। तो जबकि टॉ किस तरफ लगेगा? y और x के बीच में, मतलब इन दोनों के लंबवत दिशा में लगेगा। क्लियर है? फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना, क्योंकि लट्टू अपनी
क्योंकि लट्टू अपनी सममित अक्ष के चारों तरफ घूर्णन कर रहा है। लट्टू अपने सममित अक्ष के चारों तरफ घूर्णन कर रहा है। घूर्णन कर रहा है। अतः इसका कोणीय संवेग J, अतः इसका कोणीय संवेग J कोणीय वेग ओमेगा के समानांतर होने से, कोणीय वेग ओमेगा के समानांतर होने से घूर्णन अक्ष की दिशा में ही होगा। घूर्णन अक्ष की दिशा में ही होगा। घूर्णन अक्ष की दिशा में ही होगा। क्लियर है? आपको इतना समझ में आ गया? अभी सारा एक तरह से थ्योरी मैंने लिखवा दी। किसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, टॉ कहाँ लगेगा, mg और r इन दोनों के लंबवत दिशा में, जबकि j कहाँ लगेगा, इसी दिशा में, घूर्णन अक्ष की दिशा में। क्यों? क्योंकि लट्टू खुद अपने घूर्णन अक्ष के सापेक्ष लग रहा है, तो इसका संवेग भी इसी दिशा में लगेगा, तो j का डायरेक्शन भी कहाँ होगा, घूर्णन अक्ष की दिशा में। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ बला घूर्णन की, यहाँ तक की थ्योरी हुई हमारी कंप्लीट। इस डायग्राम में हमने क्या क्या बनाया है वो चीज हमने बताई। ठीक है, अर्थात बला घूर्णन, अब यहाँ पे बला घूर्णन हमने बता दिया किसके कारण लग रहा है, इस mg के कारण। जब पिंड के किसी एक पॉइंट पर हम कोई बल लगाते हैं जिसके कारण पिंड अपने घूर्णन अक्ष के चारों तरफ गति करे, तो वहां एक बला घूर्णन उत्पन्न होता है, तो टॉ उत्पन्न होगा। ठीक है, और टॉ का मान हमने किसके बराबर पढ़ा है, r क्रॉस f के, r क्रॉस f के बराबर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ f का मान आपका क्या लगेगा, r क्रॉस mg। f का मान आपका क्या हो जाएगा, r क्रॉस mg के बराबर। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे ये द्रव्यमान केंद्र mg इस दिशा में लग रहा है, ये पूरी अक्ष है, तो इससे इतना ये जो एंगल होगा, ये एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हमने माना है थीटा, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा। देखना एक बार, r मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ये जो बीच का एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है, तो ये इतना जो एंगल बन रहा है ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्लियर है? ये एंगल हमारा थीटा है, डायग्राम में आप भी बना लेना। तो ये इतना बचा हुआ एंगल, क्योंकि आप ये पूरी अक्ष देख रहे हो, ये पूरी अक्ष कितने एंगल पर है, 180 के एंगल पर है। इस प्रकार का देखो, ये है 180 के एंगल पर है अक्ष, जिसमें से हम ये कोण कितना कह रहे हैं, थीटा है, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है दो कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, a क्रॉस b बराबर ab साइन थीटा होता है, तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, r mg साइन 180 माइनस थीटा बराबर मान कितना हो जाएगा, mg r साइन थीटा। इसका मान टॉ का, जो बला घूर्ण लग रहा है उसका मान कितना है, mg r साइन थीटा, और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर। यहाँ से भी आप देख सकते हो, टॉ बराबर आपके पास आ ही गया ना, r क्रॉस mg, मतलब कि इन दोनों के लंबवत दिशा में तो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों के लंबवत दिशा में है टॉ। लिख लो टॉ का मान, और इसको आप समीकरण नंबर 1 भी लिख लेना, टॉ बराबर mg r साइन थीटा। लिख लिया समीकरण 1, इसके नीचे लिखना यह बला घूर्ण टॉ, यह बला घूर्ण टॉ r तथा j दोनों के लंबवत होगा, r के भी लंबवत होगा, और ये कोणीय संवेग, क्योंकि j भी इसी दिशा में, r की दिशा में, तो इसलिए j के भी लंबवत होगा। तो यह बला घूर्ण टॉ r तथा j के लंबवत दिशा में होगा। क्लियर है? तो अभी तक की आपको कहानी समझ में आ गई। हम देखो वापिस से मैं आपको थोड़ा बता दूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, चक्रण करते हुए लट्टू की पुरस्सरण गति। तो पहले तो हम देख रहे हैं कि लट्टू क्या कर रहा है, चक्रण कर रहा है, दोनों अक्षों के सापेक्ष चक्रण के कारण इसकी गति क्या कहलाती है, पुरस्सरण गति कहलाती है। तो हम उस गति की कंडीशंस देख रहे हैं, हमारे पास क्या मान आते हैं, ठीक है ना। तो गति में उस बल के कारण कौन सा बल लगता है, उसके कारण बला घूर्ण क्या क्या दिशा होगी, ये सब चीज हमने देखी।
यहाँ से क्या पता चल रहा है कि टॉ का मान हमारे mg और r इन दोनों के लंबवत है, ठीक है। और j भी क्योंकि r की दिशा में ही है इसलिए j के भी लंबवत होगा, ठीक है। प्लस हमारा ये r, j और टॉ ये तीनों क्या एक ही अक्ष में भी एक ही प्लेन में स्थित होंगे। तीनों के तीनों मान क्या एक ही तल में स्थित होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। आगे लिखिए, आगे लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ से टॉ से मान से हमें क्या पता चल रहा है, mg इस लट्टू का भार ही तो है, इसका मतलब टॉ क्या इस लट्टू के भी लंबवत दिशा में है। क्लियर है, mg की दिशा में, r की लंबवत दिशा में, mg की लंबवत दिशा में, इसका मतलब इस पूरे लट्टू की ही लंबवत दिशा में लगेगा टॉ। चाहो तो आप यहाँ लिख भी देना ब्रैकेट में, अर्थात टॉ, या आपने जो भी लाइन लिखी है उसके लास्ट में लिख देना, टॉ क्या होगा लट्टू के भी लंबवत दिशा में होगा। लट्टू के लंबवत दिशा में होगा। क्लियर है ना, क्योंकि टॉ का मान mg और r, mg किसका द्रव्यमान है इस लट्टू का, तो mg के लंबवत है, इसके स्थिति सदिश r के लंबवत है, इसका मतलब इस लट्टू के ही लंबवत होगा। तो अब आप इसका डायरेक्शन समझ रहे हो कि अगर लट्टू हमने बताया कुछ, ये हमारी z अक्ष है, ये हमारा z अक्ष है, और ये लट्टू है जो इसके चारों तरफ, इस रेड वाले के चारों तरफ ये गति करेगा, ये लट्टू है हमारा, ठीक है ना। तो आपका जो ये बला घूर्णन इसकी दिशा ये होगी इस लट्टू के बिल्कुल लंबवत दिशा में। क्लियर है, इस प्रकार की इसकी दिशा होगी। ये 3D में हमने बनाया हुआ इसलिए ये दिशा नहीं है, बिल्कुल इस प्रकार की दिशा होगी। अगर ये इस जगह पर है तो ये बिल्कुल इस जगह आएगा, ये जैसे जैसे गति करता जाएगा तो ये बिल्कुल इस दिशा में, बिल्कुल लंबवत दिशा में होगा इसमें। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो आगे लिखो, लट्टू अन्य अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ, लट्टू अन्य अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ z अक्ष के चारों तरफ भी घूर्णन करेगा, z अक्ष के चारों तरफ भी पुरस्सरण गति करेगा, z अक्ष के चारों तरफ भी पुरस्सरण गति करेगा। पुरस्सरण गति करेगा, जिसके कारण j की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, j की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, परंतु इसका परिमाण परिवर्तित नहीं होगा, परंतु इसका परिमाण परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, मतलब j का आपका ओनली डायरेक्शन चेंज होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा j का। क्यों? क्योंकि वो जो कंटिन्यू घूर्णन करेगा तो सिंपल सी बात है, संवेग की दिशा, संवेग सदिश राशि है तो अलग अलग दिशा के हिसाब से j के चारों तरफ जैसे वो घूमेगा तो आपके पास संवेग की भी दिशा तो बदलती जाएगी, लेकिन संवेग का जो परिमाण है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, संवेग का परिमाण इस प्रकार से ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो हम एक और दूसरे फिगर की बात कर रहे हैं। पहले तो हमने केवल एक कंडीशन बताई, अब हमने क्या बोला, जेड अक्ष के, ये जेड अक्ष है तो जेड अक्ष के चारों तरफ गति करेगा वो। ठीक है, जिसके कारण क्या, जो संवेग लग रहा था इस दिशा में, संवेग कंटिन्यू जैसे जैसे गति करते जाएगा, संवेग का दिशा कौन सी थी, उसकी घूर्णन अक्ष की दिशा ही तो थी संवेग की भी, तो जैसे जैसे घूर्णन अक्ष बदलता जाएगा उसके संवेग की दिशा भी बदलती जाएगी, लेकिन संवेग का परिमाण उतना ही रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जैसे हमने बात की थी, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, अब जैसे आपका ये जो लट्टू है, अब इसके चारों तरफ गति करने के कारण क्या करेगा, एक प्रकार का एक सर्कल बना लेगा इसके चारों तरफ। ठीक है, जेड अक्ष के चारों तरफ, पूरी चारों तरफ की गति करने के बाद में एक सर्कल, एक वृत्ताकार पथ बना लेगा इसके चारों तरफ, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये जेड अक्ष रहेगा और इसके चारों तरफ आपके एक वृत्ताकार पथ बना लेगा। ठीक है ना, हम मानते हैं कि ये इसकी हमने कोई भी घूर्णन अक्ष हमने ओमेगा ले रखी है, मान लो ये चारों तरफ घूम करके और वापस अपने स्टार्टिंग कंडीशन में आ गया। डायग्राम फर्स्ट में हमने क्या लट्टू की कंडीशन बताई थी ये। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि लट्टू चारों तरफ जेड के क्या करेगा, पुरस्सरण गति करेगा, तो चारों के चारों तरफ ये आपकी जेड अक्ष है और इसके चारों तरफ ये गति करेगा इस प्रकार से, तो पूरा का पूरा एक सर्कल, एक वृत्ताकार पथ का निर्माण करेगा। ऊपर तरफ से देख रहे हो,
इसके चारों तरफ गति करने का मतलब एक वृत्ताकार पथ का निर्माण कर लेगा ये चारों तरफ। क्लियर है ना? अब वापिस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ गया। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ से हम कोई एक छोटा सा हम एरिया ले ए बी। हमने यहाँ पे क्या बता दिया, अपनी एक्स अक्ष के जो उसकी घूर्णन अक्ष की ओमेगा उसके सापेक्ष गति कर रहा है। हम यहाँ से केवल ए बी एक छोटा सा मान लेते हैं, ये एंगल इससे थीटा ही होगा। लट्टू की जो कंडीशन है जेड अक्ष से वो थीटा एंगल पर ही होगी। और आपका क्या लग रहा था यहाँ पे कोणीय संवेग जे लग रहा था, वेक्टर जे, उसकी दिशा भी यही दिशा होगी। क्लियर है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जे की दिशा के कारण हम यहाँ पर जो ये छोटा सा एक भाग लेते हैं, इसका संवेग कितना हो जाएगा आपका डी जे। कुल जे का मान ये है, हम यहाँ केवल छोटा संवेग का मान लेते हैं, इसका मान आपका कितना हो जाएगा डी जे के बराबर। ठीक है, तो आपका ये मान कितना हो जाएगा डी जे साइन थीटा। कितना मान हो जाएगा आपका डी जे साइन थीटा के बराबर। ठीक है, या केवल जे के कारण आप ले लो तो मान आपका हो जाएगा, केवल आप इसको जे साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, हमने एक इसका छोटा सा मान लेकर के देखा है, जे साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके साथ में ये जो एंगल बनेगा इसका हम एक त्रिभुज के रूप में बनाए तो ये एंगल बन जाएगा। ये एंगल हम कितना मान लेते हैं डी फाइन। ठीक है ना, या यहाँ नहीं दिख रहा हो अगर आप लोगों को तो मैं बता दूँ, ये एंगल आपका है डी फाइन। ठीक है, कुछ ना कुछ कौन बनाता हुआ हमने जो एक छोटा सा जो एरिया लिया है ए बी, ये एरिया इस जेड अक्ष के साथ में कितना एंगल बनाते हुए है डी फाई एंगल बनाते हुए, जबकि लट्टू जेड अक्ष के साथ में कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है ना, अब क्योंकि हम पूरे की पूरी इस गति की बात कर रहे हैं इस वजह से समझ में आ गया यहाँ पे आपको। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक किस प्रकार का, जब ऊपर तो पूरा वृत्त बन गया तो पूरी शेप कील तो अपनी जगह पे ही रहेगी और जेड अक्ष के चारों तरफ ये पूरा घूम गया, तो ये पूरा शेप हमारा क्या बन गया, एक कोण बन गया। कोण के शेप में हो गया ना, बिल्कुल जैसे, ठीक है ना, कोण के शेप में हो गया। ये हम मान लेते हैं, ये अगर जेड एक्सिस है, इस एक्सिस को हम एक बार जेड नॉट मान लेते हैं, और इसके साथ में ये जो गति करेगा हमने मान लिया इसका वेग ओमेगा पी के बराबर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने ये किस बस हमें बताया, ये डायग्राम नंबर आपका 2 है। ये किसके लिए है, जब हमने लास्ट लाइन क्या लिखी कि जो हमारा लट्टू है ये क्या करेगा, जेड अक्ष के चारों तरफ घूर्णन गति करेगा, सॉरी पुरस्सरण गति करेगा। तो ये पुरस्सरण गति इस प्रकार से करेगा, एक वृत्ताकार पथ बनाएगा, और क्योंकि कील अपनी जगह पे ही रहेगा तो ये पूरा का पूरा शेप कैसा बनेगा, कोण का शेप बनेगा। ठीक है, वापिस अपनी पोजीशन में आ गया, जे उसी दिशा में रहेगा, ओमेगा वही है। हमने एक छोटा भाग लिया ए बी, डी जे भाग लिया। ठीक है, तो इसके कारण इसका जेड अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना हो जाएगा डी फाई, और ये एंगल कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा जे साइन थीटा। बना लीजिए इसको। ठीक है, तो अब हम बात करें, जैसे हमने क्या बताया था, टो का मान हमारा यहाँ इस दिशा में था, टो यही रहेगा। तो टो हमने जे के लंबवत बताया था, चूंकि टो क्या बताया था हमने, जे के लंबवत है, तो टो में और जे में क्या रिलेशन हो जाएगा, टो बराबर डीजे बटे dt। समीकरण नंबर 2, टो का मान बला कोण किसके बराबर, हमने ये रिलेशन पढ़ ही रखा है, डीजे बटे dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो पुरस्सरण गति कर रहा है इस पुरस्सरण की दर क्या है। तो हम बात करें पुरस्सरण की दर, पुरस्सरण की दर या रेट ऑफ प्रिसीजन। ठीक है ना, ये डायग्राम आपने बना लिया तो इसको हम मिटा दें एक बार, ताकि लिख लिया आपने, जे के लंबवत है। तो हम यहाँ से बात करते हैं पुरस्सरण की दर। ठीक है, हमने देखो सबसे पहले अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, अगर हम उसको एक शॉर्ट वे में देखते हैं, हमने कुछ ये डायग्राम बनाया था, देखो। अब हम इसका केवल थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, जूम करके देखते हैं, तो ताकि हमें सारी चीजें समझ में आए।
ये इस प्रकार से था, एक वृत्त बना रहा था। क्लियर है? ये अक्ष हमने कौन सा बताया था? जेड अक्ष बताया था। ये इसका घूर्णन अक्ष था, ओमेगा बताया था हमने। ठीक है ना? हमने यहाँ पे एक छोटा सा भाग लिया था, ए बी भाग, ए और बी। ठीक है? और ये भाग कितना? डीजे के बराबर था, इसके सापेक्ष कोणीय संवेग, जबकि कुल कोणीय संवेग जे के बराबर था। ठीक है? तो हमने क्या कहा था कि ये जो कुल ये मान हमारे पास कितना हो जाएगा? जे साइन थीटा, जे के घटक जे साइन थीटा, और हम माने कि इसके साथ में कोई कोण बना रहे थे, कोण हमने कितना माना? डी फाई के बराबर। कोण हमने किसके बराबर मान लिया? डी फाई के बराबर कोण मान लेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक में आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब समझ में आ गया आपको ये डायग्राम किस प्रकार से आ गया? ठीक है ना? तो हम जानते हैं, जैसे अगर हम कोण की बात करें तो कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। क्लियर है ना? इस सर्किल के लिए ये सर्किल आपके पास कुछ ऐसा बन गया है कि जैसे देखो ये कोई त्रिज्या है, इसके साथ में आपका ये कोण बनता है। ठीक है ना? ये भाग हमने कितना ले रखा है आपका? ये जो चाप वाला भाग है ये हमने ले रखा है डीजे। ये त्रिज्या, ये हमारा कोण बन रहा है कोई मान लो फाई, और ये जो हमारी त्रिज्या है, ये त्रिज्या हमने कितनी ले रखी है? जे साइन थीटा। अब समझ में आ रही है आपको पूरी कंडीशन सिर्फ इतने से भाग की कि ये हमने यहाँ से, ये हमारी त्रिज्या है, इस पूरे को वृत्त माने तो ये वृत्त की त्रिज्या है हाफ जे साइन थीटा, कोण है फाई आपका, ये डी फाई, कोई भी, अभी तो हम थीटा कोण मान के चलते हैं, कोई भी थीटा कोण बनाता है। और ये आपकी चाप, चाप की जगह हमने क्या भाग मान लिया? छोटा सा भाग डीजे लिया है। ठीक है ना? तो हमारे पास कोण बराबर क्या रिलेशन होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास कोण का मान क्या हो जाएगा? फाई बराबर अगर हम बात करें तो चाप हमारे पास क्या है? डीजे, और बटे में त्रिज्या कितनी है? जे साइन थीटा। तब हमारे पास मान ये आ जाएगा फाई बराबर डीजे और बटे में जे साइन थीटा। किस मान से आया समझ गए? ये लिख लेना ब्रैकेट में, क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमें तो क्या लेना है? पुरस्रण की दर लेनी है। तो दर मतलब हम क्या ले लें? डी फाई बटे डी टी। दर डी फाई बटे डी टी बराबर क्या माना जाएगा? ये डीजे है ही हमारे पास, जे साइन थीटा इंटू में डी टी, जे साइन थीटा इंटू डी टी के बराबर ले लेते हैं। ठीक है? अब डीजे बटे डी टी का मान समीकरण 2 से किसके बराबर आ रखा है? टॉ के बराबर। समीकरण 2 से हमने पढ़ रखा है, मान किसके बराबर आ रखा है हमारे पास? टॉ के बराबर आ रखा है। ठीक है? तो यहाँ से हम डीजे का मान लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से डीजे बराबर आपका क्या हो रहा है? टॉ इंटू डी टी के बराबर। डीजे बराबर टॉ इंटू में डी टी। क्लियर है? डीजे बराबर टॉ इंटू डी टी, ये मान हम यहाँ रख दें तो डी फाई बटे डी टी बराबर क्या मिल जाएगा? टॉ इंटू में डी टी और बटे में जे साइन थीटा इंटू में डी टी। क्लियर है? डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी फाई बटे डी टी बराबर आपके पास क्या आ गया? टॉ अपॉन में जे साइन थीटा, टॉ अपॉन में जे साइन थीटा। ठीक है? यहां से आप चाहो तो टॉ का मान निकाल सकते हो, एम्प्लाइज टॉ बराबर क्या मिल जाएगा आपको? बला घूर्णन कितना लग रहा है उस पे, तो टॉ बराबर हमें मिल जाएगा जे साइन थीटा इंटू डी फाई अपॉन डी टी। ये हमारे पास इसमें लट्टू पर लगने वाला बलाघूर्ण है, लिख लेना बलाघूर्ण। किस पर? लट्टू पर जो लगने वाला बलाघूर्ण है। यह मान आपके पास क्या हो गया? टॉ बराबर डी फाई अपॉन डी टी जे साइन थीटा। लिख लिया इतना? बलाघूर्ण का मान आ गया आपके पास, टॉ बराबर जे साइन थीटा के बराबर आ गया। क्लियर है? अब हमने, आपको ध्यान हो तो फर्स्ट डे हमने स्टार्टिंग में कोणीय वेग की डेफिनेशन क्या देखी थी? ओमेगा बराबर डी थीटा बटे डी टी था ना। कोणीय वेग, ओमेगा का मान हमने देखा था डी थीटा बटे डी टी है। यहाँ पे हम ओमेगा इसके सापेक्ष हमने क्या लिया था?